Good afternoon, sir. Good afternoon, Ranjan. Good afternoon, sir. Good afternoon, Rahul. कोई आया नहीं क्लास में? राहुल, स्टार्ट कर दें क्या? क्योंकि आ रहा है, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. स्टार्ट करें क्या दुर्गेश? Yes, sir. फीवर हो गया था मेरा थोड़ा, इसलिए हम अब्सेंट अभी थे। अभी ठीक है सर। ज्वाइन किए आज तो ठीक है। हम लोग कर रहे थे टेलर्स प्रिंसिपल्स, है ना? लास्ट क्लास में ये करने वाले थे हम लोग, फिर छूट गया था हम लोग का। आज हम लोग Yes, वहीं sir. वहीं से स्टार्ट करेंगे। टेलर्स के प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसके बारे जान लें तो और बेहतर होगा। फिर उसका बायोग्राफी या फिर थोड़ा सा ये टेलर्स का पूरा नाम इसमें दिया हुआ है, ये देखो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर्स, ठीक है। इसका पूरा नाम था FW टेलर्स, का पूरा नाम था ये, ठीक है। जो कि अमेरिका की एक कंपनी थी मिडवेल स्टील्स, जिसमें वो 1878 में वो एक लेबरर के रूप में काम स्टार्ट किया था, और वो उस कंपनी में चीफ इंजीनियर तक के पद में स्थापित हुए थे, ठीक है। जो बहुत मायने रखता है कि एक लेबर के रूप में जाके एक हायर लेवल तक के ये करना, अचीव करना, ठीक है। टेलर्स को साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी कहा जाता है और फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। एक सेकंड, शायद लाइट आया है, मैं फैन ऑन करके आता हूँ।
टेलर्स का जन्म हुआ था 1856 में, मार्च 1856 में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, यूएसए में। ठीक है, वो एक संपन्न परिवार से थे। उनके फादर्स का नाम था फ्रैंकलिन टेलर्स। ये हो रहा है, शो हो रहा है तुम लोग को स्क्रीन? स्क्रीन शो कर रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? तो दुर्गेश, आ रहा है सर। यस सर। वो मेरा ये शो कर रहा था, स्क्रीन शो कर रहा था। यस सर, कर रहा था। यस शो कर रहा था। ठीक है, तो टेलर्स का जन्म हुआ था 1856 में, मार्च 1856, 20 मार्च। उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया में, पेंसिल्वेनिया, जो कि यूएसए में है। टेलर्स के फादर्स का नाम था फ्रैंकलिन टेलर्स, वो एक बहुत अच्छे लॉयर थे। और उनकी मम्मी का नाम था इमली इनेटी टेलर्स। ठीक है, उनका शुरुआती पढ़ाई जो था वो अपनी माँ के साथ हुआ था। ठीक है, वो 2 साल के लिए टेलर स्टडी फॉर 2 years इन फ्रांस एंड जर्मनी। 2 साल के लिए वो फ्रांस और जर्मनी भी गए थे पढ़ाई के लिए। ट्रेवल यूरोप फॉर 1.5 years, एक 1.5 साल के आसपास के लिए वो यूरोप टूर पे भी वो गए थे। 1972 में वो फिलिप्स एक्सेट एकेडमी में वो इंटर हुए। ठीक है, यस सर। ठीक है, उसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे थे, लॉयर्स उसके पापा की तरह ही बनने के लिए। ठीक है, जो कि 1974 में उसने वो पास भी कर लिया था एंट्रेंस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन उसकी आंख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। ठीक है, उस वजह से वो क्या किए ना, उसको बीच में ही छोड़ दिए। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो नहीं कंप्लीट किए अपनी पढ़ाई। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है? आ रहा है सर, उसका नेटवर्क इशू हो रहा है सर, हम लोग को क्लियर आ रहा है। जब वो हार्वर्ड छोड़ दिए, पूरा कंप्लीट नहीं किया अपने पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तब उसके बाद उसने आके एक अप्रेंटिसशिप के लिए ज्वाइन किए थे। ठीक है, कहाँ पे? इंटरप्राइजेस हाइड्रोलिक वर्क्स में, जो कि एक पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। ये थी पेंसिल्वेनिया में ही। ठीक है, जब वो वहाँ पे कंपनी मतलब हार्वर्ड से ये छोड़ दिया पढ़ाई, तो उसके बाद वो पढ़ाई छोड़ने के बाद वो डायरेक्टली क्या किए, एक कंपनी में ज्वाइन किए जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए था। ठीक है, उस कंपनी का नाम था इंटरप्राइजेस हाइड्रोलिक वर्क्स, जो कि पंप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, जो था पेंसिल्वेनिया में ही। 6 महीने के लिए वो अप्रेंटिसशिप छोड़ दिए थे, है ना। और वो एक न्यू इंडियन मशीन टूल्स मैन्युफैक्चरिंग में वो इंटर कर गए थे। फिर बाद में वो अप्रेंटिसशिप जो इंटरप्राइजेस हाइड्रोलिक वर्क्स था, वहाँ पे फिर से वो कंप्लीट किया। 4 साल का जो उसका अप्रेंटिसशिप था। टेलर फिनिश्ड हिज 4 year अप्रेंटिसशिप इन 1878। ठीक है, और यही वो साल था जो कि वो इंटर किया कहाँ पे? मिडवे स्टील में, जहाँ से वो इतने प्रचलित हुए। और जब वो मिडवे स्टील्स में गए, किसके रूप में ज्वाइन किए थे? वो लेबरर के रूप में ज्वाइन किए थे, एक वर्कर के रूप में वहाँ पे ज्वाइन किया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद देखो उसने क्या क्या ये किया। ठीक है, क्या क्या बने, मशीन शॉप फॉरमैन बना, रिसर्च डायरेक्टर बना, फाइनली वो चीफ इंजीनियर्स के वक्त तक वो पदस्थापित हुए। कहाँ पे? मिडवे स्टील्स में। यस सर। ये थी वो कंपनी मिडवे स्टील्स वर्क, जो कि कहाँ थी? पेंसिल्वेनिया में ही, यूएसए में ही था।
जो अभी बता रहे थे, ईयरली में वो मिडवेल वर्क में लेबर के रूप में ज्वाइन किए थे, फिर बाद में वो मशीनिस्ट बने, फिर वो फोरमैन बने, ठीक है। उसके बाद वो लास्ट में वो उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव तो बन गए थे। तो जब वो कंपनी में जब गया था, ये उस कंपनी में तो देखा कि बहुत सारा ड्रॉबैक है यहाँ पे, ठीक है। वहाँ के वर्कर्स जो हैं वो सोचते रहता था वो सब चीज़ के बारे में कि यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहता था। तो उसने देखा कि यहाँ के जो आदमी हैं जी चुराते हैं, उसको बोलता था वो, उस चीज़ को वो नाम देते सोल्डरिंग। जो कि आदमी क्या करते हैं, जो जी चुराता है ना काम के लिए, जैसे कि किसी को कोई काम दिया गया है, सपोज एक 5 आदमी वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी में, ठीक है। तो सबका टेंडेंसी तो अलग अलग होता है ना। कोई चाहता है कि Yes, sir. हम 8 घंटा मतलब इधर उधर फांकी मारें और 8 घंटे में निकल के चले जाएं। कोई सोचता है कि ना हम इस कंपनी में आए, कंपनी मेरे को पैसा दे रही है तो मैं 8 घंटा पूरा काम करके जाऊंगा यार। कोई ये सोचता है कि नहीं यार, मेरा जितना नॉलेज है उतना हमको ये कंपनी पैसा नहीं दे रही, मैं क्यों काम करूं, ठीक है। तो इस चीज़ को उसने Yes, sir. एनालाइज किया, ठीक है। हिज फोकस ऑन द ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि क्या सोचते हैं आदमी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं इसको। टेलर लेबल साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसको वो जो ये करता था, इसको एक नाम दिया सोल्डरिंग, जो 2 टाइप में वो डिवाइड कर दिया उसको, नेचुरल एंड सिस्टम सोल्डरिंग। एक तो आदमी का जो नेचुरल होता है वो, एक दूसरा की सिस्टम की वजह से काम नहीं कर रहे हैं, है ना। किसी को पैसा कम मिल रहा है तो वो क्या किसकी वजह से काम नहीं कर रहा है, सिस्टम की वजह से। दूसरा क्या है कि नहीं यार मेरे को फांकी मार के यहाँ से निकलना है ना। Yes, sir. टेलर्स को दूसरा और भी शौक था, उनको टेनिस खेलने का ये था, और बहुत अच्छे प्लेयर्स भी थे वो, ठीक है। इन 1981 he won the first tennis double tournament in USA। यूएसए के लिए उसने डबल टूर्नामेंट टेनिस भी जीता था कंट्री के लिए, जो कि उसका ये था, मतलब जो पार्टनर था क्लेरेंस क्लर्क, जो कि मिडवेल स्टील में ही क्या था, मैनेजर था, है ना। और बाद में यही क्लेरेंस क्लर्क ही टेलर्स का दामाद भी बन गया, मतलब अपने उसके टेलर्स के बहन के साथ ही शादी कर लिया था बाद में। Yes, sir. टेलर बिकम ए स्टूडेंट ऑफ स्टीवन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाद में वो क्या करते हैं, स्टीवन इंस्टीट्यूट में वो एडमिशन लेता है और वहाँ से वो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाता है 1883 में, ठीक है। फ्रॉम 1890 until 1893 टेलर्स वर्क एज ए जीएम एंड कंसल्टिंग इंजीनियर। 1890 और 1893 के बीच में वो जीएम के रूप में वर्क करने लगा और एक कंसल्टेंट इंजीनियर, मतलब सलाह देना किसी भी कंपनी को, ठीक है। लेकिन अभी किसी भी कंपनी को नहीं दे रहा था, किस में दे रहा था, पेंसिल्वेनिया में ही वो, हाँ मतलब अपना एक ये कर लिया था, ठीक है। उसके बाद इस 93 के बाद उसने एक अलग से कंसल्टेंट अपना ग्रुप खोल लिया था, ठीक है, जो कि हर एक कंपनी में जा जाके वो क्या करता था, कंसल्टेंट देता था, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता था कि आप इस तरह से अपना ये यूज़ करिए तो आपके लिए साइंटिफिक वे में यूज़ करिएगा तो आपको ये बेनिफिट होगा, ठीक है। हिज फर्स्ट पेपर ए पीस ऑफ रेट सिस्टम्स, उनका फर्स्ट पेपर आया था पीस ऑफ रेट सिस्टम्स, ठीक है। प्रेजेंट इन ए में इसको ये किया था अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जून 1895 में, ठीक है। ये एक तरह का एसोसिएशन होता है अमेरिका में, जो कि आर्ट, साइंस और कल्चर्स को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। और आगे जाकर टेलर्स इस एसोसिएशंस का, ये जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बने थे, ठीक है। अच्छा सर, ये जो फर्स्ट पेपर उसका आया था पीस रेट सिस्टम, उसमें क्या मेंशन किया गया था, मतलब किस चीज के बारे में था ये? जस्ट इसके बाद आते हैं, उसका भी है कौन कौन सा बुक क्या है पब्लिश किया और उस बुक में क्या क्या है,
ओके सर। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, उसका अभी का प्रिंसिपल ये कौन है ये भी दिया हुआ है। उसके बाद वो मिडवे स्टील छोड़ने के बाद वो ज्वाइन किया था बेथलेम स्टील्स 1898 में। ठीक है, एक्सपेंसिव मशीन शॉप्स, कैपेसिटी प्रॉब्लम्स वगैरह को वहाँ पे ये रिजॉल्व करने के बाद सेकेंड कंपनी वो बेथलेम स्टील्स ज्वाइन किया था, जहाँ पे उसको उसका एक और पार्टनर था उसके साथ मिल के, टेलर्स एंड मंसल्स वेटी, ये दोनों मिल के क्या किए थे, टंगस्टन कटिंग जो होता है टंगस्टन कटिंग, उसको किस तरह से कटिंग का जो ये है पैटर्न है उसको डबल किया जाए, इस पे वो लोग फोकस करके काम किए थे। उसका उस पैटर्न्स के लिए इन लोग को उस टाइम पे 10 लाख डॉलर उन लोग को मिला था। ठीक है, सिर्फ उस पैटर्न्स के लिए। उस तरह का उन लोग फिर मिलके बहुत सारा पैटर्न्स उन लोग बनाए थे। फिर बाद में जाके बेथलेम स्टील्स में कुछ विवाद हुआ और 1901 में उनको छोड़ना पड़ा। बेथलेम स्टील जो कंपनी था उसको बाद में इसने क्या किया, छोड़ दिया था अपने मैनेजर्स और वहाँ के जो इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ वाद विवाद हुआ और 1901 में इसने वो छोड़ दिया था। उसके बाद इसने सीधे अपना सारा फोकस क्या कर दिया था, बुक पब्लिश करने में, कैसे मैनेजमेंट्स को ठीक किया जाए उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत सारा बुक पब्लिश किया, राइटर मतलब इधर इस तरफ ज़्यादा फोकस देने लगे। ठीक है, उनको अवार्ड मिला था इलियट क्रिएशंस मेडल्स के रूप में 1902 में, जो कि फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है। यस सर। ठीक है, ये है बेथलेम स्टील कंपनी, उस टाइम पे थी, उस टाइम की फोटो है ये। On October 1906, Taylor was awarded an honorary degree of Doctor of Science by University of Pennsylvania। पेंसिल्वेनिया की तरफ से उनको डॉक्टरेट की डिग्री भी दिया गया था कब, 1906 में। उसके बाद वो प्रोफेसर भी बन गए। ठीक है, स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट 1911 में टेलर इंट्रोड्यूस किए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पेपर, कहाँ से, ASME, जहाँ पे वो प्रेसिडेंट भी बने थे बाद में। ठीक है, 1915 में उनका निमोनिया की वजह से डेथ हो गया, अपने 59 बर्थडे के एक दिन बाद। In 1915, Taylor got pneumonia and died one day after 59 birthday on March 21st। ठीक है, यस सर। उनका मेनली कौन कौन से बुक था, नोट्स ऑन बेल्टिंग 1894 में आया था, पीस रेट सिस्टम। अच्छा, ये पहले ही आ गया था फर्स्ट बुक, इस बुक के लिए इनको अवार्ड मिला था, पीस रेट सिस्टम्स के लिए फर्स्ट अवार्ड मिला गया था। ठीक है, पहला बुक आ गया था उनका नोट्स ऑन बेल्टिंग। ठीक है, शॉप मैनेजमेंट आया 1903 में, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल आया 1906 में, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आया 1911 में, कंक्रीट कोर्स आया 1912 में। अब देखते हैं इनका कंट्रीब्यूशंस, मेन कंट्रीब्यूशंस उनका क्या है, उनका प्रिंसिपल्स क्या है। उनका पहला सबसे ज़्यादा ये था कि साइंटिफिक वे में कोई भी काम है उसको साइंटिफिक वे में करना है। ठीक है, कोई भी काम आप कर रहे हैं किसी कंपनी में या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट लगाना है उनको। ठीक है, इस बात पे वो ज़्यादातर जोर देते थे। जो अभी हम लोग ये पढ़े उसी का यहाँ पे और ब्रीफ थोड़ा सा दिया हुआ है। विजुअल स्टील था, कैसे काम किया वो, ये देखो। जो अभी हम बता रहे थे, टेलर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के फादर भी कहा जाता है। मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट,
ठीक है। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड साइंटिफिक एंड मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है साइंटिफिक एंड दूसरा वर्ड है मैनेजमेंट। साइंटिफिक का क्या मतलब है? द टर्म साइंटिफिक मीन्स द सिस्टमेटिक एनालिटिकल एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच, whereas the management is the art of getting the work done through others. साइंटिफिक के क्या मतलब है? सिस्टमेटिक और एनालिटिक अप्रोच के साथ हम लोग किसी भी चीज को हम लोग जाने, ठीक है, जानना उस ऑब्जेक्ट को या फिर उसका क्या सिस्टम क्या है, उसका एनालिटिकल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बारे में जब हम जानते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक वे। मैनेजमेंट क्या है? दूसरे व्यक्ति को काम कराने की कला, है ना। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर। यस आदमी को किस तरह से हम लोग काम कराएंगे, किसके थ्रू? सिस्टमेटिकली, ठीक है। जो हम लोग का अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, उसको उसमें फुलफिल करते हुए हम लोग किस तरह से हम लोग काम कराएंगे, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये मतलब है। Hence, scientific management is based upon carefully. हाँ बोलो। इसका मतलब अगर एक वे में बोला जाए तो बेहतर होस्ट हो सकता है, जूनियर काम कर लेते हैं। आवाज फंस के आ रहा है, हो सकता है। आवाज फंस फंस के आ रहा है दुर्गेश। ओके बोलो बोलो। अच्छा, एक लाइन हम तुमको बोल दे रहे हैं। जा रहा है सर क्लियर? हेलो, एक लाइन हम तुमको बोल रहे हैं, उसके बाद तुम्हारा जो चीज है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट यह जानने की कला है क्या किया जाना है और उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। बात समझ रहे हो? आवाज मेरा नहीं आ रहा है शायद तुम लोग को। यस सर आ रहा है बाकी लोग? आ रहा है सर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जानने की यह कला है क्या किया जाना है और उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो जब बेस्ट तरीका बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? उसको एनालाइज करना, उसको एनालाइज, है ना। उसको एनालाइज बिना किया हम कैसे जानेंगे कि ये बेस्ट तरीका है? जब तक हम पांच को अप्रोच को जब तक हम मिलाएंगे नहीं, उसको कंपेयर नहीं करेंगे, तो हमको कैसे पता चले कि यही बेस्ट तरीका है? यस सर बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? कि कौन सा सिस्टम्स जो हम लगाएंगे इसको करने के लिए, इस वर्क को करने के लिए, कि वो सिस्टम्स इसके लिए बेस्ट एप्लीकेबल है। तो टेलर का यही कहना था कि जो भी हम लोग काम करते हैं उस पर क्या होना चाहिए? उस काम को करने का बेहतर तरीका होना चाहिए, बेस्ट तरीका होना चाहिए। वो कब पॉसिबल है? जब हम उसको एनालाइज करें, जब उसको हम लोग कंपेयर करें दूसरे ये से, तभी तो हम लोग उसको ये मान सकते हैं कि ये बेस्ट है, ठीक है। ठीक है, क्या अभी भी डाउट है? कोई है कि नहीं लास्ट में? स्क्रीनशॉट ले लो कोई। दुर्गेश, इसने क्या चेक किया है? नहीं श्योर, अब डाउट नहीं है, ओके। यस सर स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा व्हाट्सएप कर दो। Meaning of scientific management. According to Taylor, scientific management means knowing exactly what you mean, what you want men to do, and seeing that they do it in the best and cheapest way, है ना। टेलर्स के अकॉर्डिंगली साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? कि तुम आदमी से क्या काम करवाना चाहते हो, वो तरीका बेस्ट होना चाहिए, और जो हम मेरा आउटपुट निकलेगा वो भी सबसे चीपेस्ट होना चाहिए।
ताकि हम लोग का क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, बेटर आएगा। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एनालाइज फॉर द ऑब्टेनिंग बेटर रिजल्ट। ठीक है, ले लिए हैं सर। यस। टेलर्स ट्रायल एंड एरर मेथड्स को क्या करता है, एक मेथड्स है ट्रायल एंड एरर, जिसमें हम लोग बहुत सारा आदमी को लेके पहले यूज करके देखते हैं, फिर उसका ये निकालते हैं। तो उस तरीके को, उस जो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड्स को ये डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और हीट एंड मास मेथड भी है, इस मेथड्स को भी क्या करते हैं, टेलर्स रिजेक्ट कर देते हैं, इस मेथड्स को वो यूज नहीं करते हैं। तो मेनली यही था टेलर्स का प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू, ठीक है, एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। सर क्लियर है। ठीक है, सर ये थर्ड पॉइंट में ट्रायल एंड एरर मेथड तो समझ में नहीं आया। वो एक मेथड है बाबू, हीट एंड मास, ट्रायल एंड एरर, ये सब एक मेथड है प्रोडक्टिविटी के लिए। ठीक है, बहुत जिसमें बहुत सारा चीज हम ट्रायल किए, ठीक है, ट्रायल करके देखे किसमें बेस्ट आया, तो उसमें क्या होगा, हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो तो वेस्टेज में चला जाएगा ना, जिसको हम लोग ट्रायल के लिए यूज करें। यस सर। ठीक है, तो उस मेथड्स को ये क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इस मेथड्स को ऐसा नहीं करना है, हमको पहले एनालाइज करना है, पहले हमको सोचना है, पहले उसका बेस्ट वे हमको ढूंढना है, फिर हम काम करेंगे। तो हमको जो रिजेक्टेड होने का इतना सारा चांसेस है वो नहीं मिलेगा। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, हाँ बहुत जल्दी आया। खाना खाने चले। ठीक है, चलो। मैनेजमेंट थ्योरी कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू टेलर्स? सेपरेशंस बिटवीन प्लानिंग एंड डूइंग, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट मेथड ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स एंड देयर बेस्ट हैंडलिंग, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशन, सिलेक्शंस ऑफ द बेस्ट वर्कर फॉर एवरी वर्क। अगर हम सोचें ना तो उनका जो ये था प्रिंसिपल्स था, वो सारा चीज़ इसके अंदर में आ जाता है, इस थ्योरी के अंदर में। अगर एक हिसाब में हम लोग सोचने जाएं तो उनका जो डिफिनेशंस था साइंटिफिक मैनेजमेंट को शो करने का, उसको दर्शाने का, इस जो मैनेजमेंट का जो थ्योरी है इसमें सारा चीज़ आ जा रहा है, नहीं आ रहा है? सेपरेशंस बिटवीन प्लानिंग एंड डूइंग्स, काम करने का तरीका और उसको काम जो बनाएगा प्लानिंग, मीन्स कि वो जब मिडवेल स्टील में जब गया था ना, सबसे पहले हम बता रहे हैं, जब वो मिडवेल स्टील में गया था काम करने के लिए, तो उसने क्या देखा जानते हो? उसने ये देखा कि जो काम करने वाले आदमी आ रहे हैं ना, उन लोग अभी आए। मेरा आवाज आ रहा है ना पहली बार तुम लोग को? यस सर। यस सर। आ रहा है सर। है ना? तो टेलर जब मिडवे स्टील में वर्कर के रूप में काम करने के लिए गए, तो उसने ये देखा कि आदमी यहाँ पे काम करने के लिए जिस दिन आ रहा है, उस दिन ये डिसाइड कर रहा है, आने के बाद ये डिसाइड कर रहा है कि मेरे को आज काम क्या करना है, ठीक है, उसको किस तरीके से करना है, किस मैनेजर के अंडर में करना है, ये सब आने के बाद डिसाइड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, या तो फिर करके देख रहे हैं कि हाँ ये मेथड अच्छा था, उसके बाद हाँ तो इसको करते हैं अभी। तीसरा तरीका क्या था, मतलब तीसरा वो क्या गलती देखा कि जो टूल्स वगैरह है ना, फावड़ा वगैरह है, जो कुदाली उदाली है, वो घर से लेके आता था वो लोग। तो किसी का छोटा होता था, किसी का बड़ा होता था, किसी का टूटा हुआ होता था, उसी में काम करते हैं। अभी भी तुम ये चले जाओ कांटा टोली वगैरह, तो वहाँ पे देखना कांटा टोली चौक में मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में कम से कम तुमको हजारों वर्कर्स मिलेंगे, और सब टाइप के वर्कर्स मिलेंगे, मतलब राजमिस्त्री से लेकर लेबर से लेकर कुदाली चलाने से लेकर मिट्टी काटने वाले से लेकर सब चीज मिलेंगे तुमको। उन लोग के पास ऑलरेडी सारा सामान भी रहता है, ताकि हमको आदमी ये सोच के ना ये करे कि हमको काम कराने के लिए तो ले गया, लेकिन वहां पे उसके पास सामान नहीं है इसलिए काम नहीं करा पा रहा, ऐसा ना सोचे। इसलिए क्या करते हैं उन लोग, अपना सामान लेके, अपना जुगाड़ लेके जाते हैं। तो वैसे ही जब ये कंपनी में गया ना, तो वहाँ पे ये सब ड्रॉबैक देखा, यहाँ पे आदमी अपना सब सामान लेके आ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कैसे हो सकता है भाई वो, है ना?
तो बाद में जब वो हायर लेवल में चले जाते गए मिडवेयर स्टील में, तो उसने ये सब चीज सुधार करते गया कि नहीं, कोई अपना टूल घर से लेके नहीं आएगा, यहाँ पे जो भी टूल्स यूज होगा वो एक स्टैंडर्ड टूल होगा। अगर कुदाली एक जैसा है तो सारे वर्कर का कुदाली एक जैसा होना चाहिए, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाए, है ना भाई, कि आप ज्यादा काम कर रहे हो कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, वरना कोई ये बोल देगा नहीं मेरा कुदाली ठीक नहीं था इस वजह से हम नहीं काम कर पाए। यस सर। ठीक है, तो पहला उनका सेपरेशन था प्लानिंग एंड डूइंग। इसको सेपरेट कर देना कि कोई एक आदमी प्लान करे कि हाँ इस काम को ये करना है, ये करना है, और काम करने वाला अलग आदमी होना चाहिए। ठीक है, जो काम करने वाला है वही प्लानिंग ना करे। डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ वर्क, किस मेथड्स में वर्क करना है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स, जो हम तुमको अभी एग्जांपल देके बताए। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, इस वर्क को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम एक डिसाइड होगा जो कि कोई करेगा, है ना, या तो फिर वो एनालिटिकल थ्रू से करे, या तो फिर उसको करके एक बार देख लिया गया है कि इस काम को करने के लिए इतना ही टाइम लगता है, तो ये पता चलेगा ना कि अगला हम वर्कर का इफिशियंसी कैसे देख सकेंगे, है ना, और वर्कर का इफिशियंसी हम कैसे देख सकेंगे कि एक वर्कर कितना काम कर रहा है, दूसरा वर्कर कितना काम कर रहा है, करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, तो ये चीज एक एक एक, एक डिटरमाइंड होना चाहिए कि काम करने का जो टाइम है वो कितना होना चाहिए इस वर्क को, पार्टिकुलर इस वर्क को करने के लिए। ठीक है, तो मेरे को ही पता नहीं रहेगा कि 1 फीट गड्ढा खोदने में कितना टाइम लगता है, तो कोई आदमी अगर 5 घंटा में खोद के आया और एक आदमी आया 6 घंटे में, तो हम क्या बोलेंगे, हम 5 घंटे में जो खोद के वो बेस्ट है, लेकिन वो काम तो आधे घंटे का था। यस सर, यस सर, है ना। कोई डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस, जो हम लोग का काम करने का जो कंडीशंस है उसको कैसे किस तरह से डेवलप किया जाए कि वर्कर को भी काम करने में मजा आए और काम करवाने वाले को भी मजा आए। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट वर्कर फॉर एवरी वर्क, हर एक काम को करने के लिए उस चीज में मास्टर होना चाहिए, है ना। जैसे ये प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट है तो ये मशीनिंग के लिए ये बेस्ट है ना, इंस्पेक्शंस के लिए इसको रख लेते हैं। तो हर एक काम के लिए जो वर्कर होगा वो बेस्ट होना चाहिए उस काम के लिए। साइंटिफिक ट्रेनिंग टू वर्कर, बीच बीच में वर्कर को ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है ताकि वो आने वाले जो टेक्निकल है, जो टेक्नोलॉजी है उसको वो एडॉप्ट कर सके, है ना। वरना क्या होगा, नहीं यार हम तो कुदाली से काम करेंगे, पता चल रहा है आजकल कुदाली की जगह कोई एक ऐसा मशीन आ गया है जो कुदाली वाला काम कर रहा है, तो फटाफट हो जा रहा है ना। पहले नगाड़ा बजाता था मंदिर उंदिर में, देखो आजकल गौर करके, आजकल जाओगे एक स्विच दबाओगे ना तो 2 गो नगाड़ा बजता है, ऑटोमेटिकली बजता है बहुत बहुत सारा मंदिर में। कभी गौर किए हो ये सब चीज? इलेक्ट्रिक नगाड़ा आ गया ना, 2 गो वैसे ही सेम रख दिया जैसे आदमी हाथ से चलाता था, उसको बस प्रोग्रामिंग कर दिया है कि इस वाले बटन को दबाएंगे तभी ये वाला पर्व के लिए ये नगाड़ा बजेगा, अभी ये वाला बटन को दबाएंगे तो इस पर्व के लिए नगाड़ा बजेगा। यस सर, है ना। साइंटिफिक ट्रेनिंग ऑफ वर्कर, प्रोपोजिशंस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऊपर लेवल्स का होता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस का किस तरह का फंक्शंस हो रहा है, उसको किस तरह से हम लोग टाइम टू टाइम उसको ये करते जाएं। इंट्रोडक्शंस ऑफ डिफरेंट पीस रेट सिस्टम्स, अभी आ रहा है, देखो जो तुम उसमें बोल रहा था पीस रेट सिस्टम्स क्या है, यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से ये किया हुआ। इम्फेसिस ऑफ मेंटल रिवोल्यूशंस, मेंटल रिवोल्यूशंस कैसे लेके आए आदमी के पास, है ना, कि नहीं हमको इतना काम पैसा मिल रहा है तो हम इतना काम करेंगे, ये कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, ये अप्रोच कैसे लाना है हमें। ठीक है, अब इसका है डिटेल्स में हम लोग पढ़ते जाएंगे इसका। ठीक है, पहला क्या था, प्लानिंग एंड डूइंग। Taylor was of the view that planning and its execution should not be done by a single person or group persons। एग्जीक्यूशन मतलब काम कराने का जो ये है उसको कोई एक आदमी डिसाइड ना करे कि उसको क्या काम करना है, कि वही प्लानिंग करे उसको। सबसे पहले ये उनका ये था जो तुमको अभी हम जो बताए,
अगर ए और बी ग्रुप को अगर काम करना है तो ग्रुप सी वाला क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है उसको, उस काम के लिए। ठीक है, ये चीजें मतलब कि जो 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 काम करेगा, ठीक है, वही प्लानिंग ना करे, वरना वो क्या दूसरा तरीका ढूंढ लेगा उसको करने का। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट वर्क मेथड, ऑफ कौन सा वर्क को करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा, ये हमको क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, और वो डेवलप कैसे होगा, जब तक हम लोग किसी चीज को एनालाइज ना करें, उसको हम लोग देखें नहीं, उसको परखें नहीं, तभी हम लोग उस चीज को हम लोग ये कर सकते हैं। Material, machines and tools, their best handling. Taylor emphasized for the purchase of only standard materials, which should be properly stored and used as a prefix standards. क्या होना चाहिए, जो भी हम लोग किसी कंपनी में कोई भी टूल्स यूज कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड टूल होना चाहिए, स्टैंडर्ड मटेरियल्स का होना चाहिए। ठीक है, वो पहले से ही प्रीफिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए, लाइक BIS या फिर ISO। जैसे हम इंडियन में हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ही एक क्या होता है, प्रारूप है ना। तो मतलब कि कोई भी स्टैंडर्ड्स का हम लोग यूज करें। ही ऑल्सो आर गुड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। बोले तो जैसे सॉइल्स, जो फावड़ा होता था, वो लोग आदमी लोग लेके आते थे। तो इस तरह के जो चीजें हैं, इस सब को भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड यूज करेंगे। कहीं से भी लोकल मार्केट से उठा रहे हैं, जहाँ से भी उठा रहे हैं हम लोग, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक आदमी का ऐसा है तो सारे आदमी उसी में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, थ्रू एक्सपेरिमेंट ही डिटरमाइन दैट द स्टैंडर्ड साइज, शेप, हैंडल लेंथ एंड सॉइल फॉर अपलिफ्टिंग आयरन और एंड ऑल एक्सेट्रा। जो वही चीज है कि सारे जो टूल्स यूज होंगे उसका क्या होना चाहिए, शेप एंड साइज एंड लेंथ विड्थ सब क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाँ, स्टैंडर्ड होना चाहिए। He was of the view of proper use and maintenance of the machine tools decreases the chance of accident and also increase the lift of these equipment, है ना। बीच बीच में हम लोग के मशीन और जो इक्विपमेंट है उसको क्या करते रहना चाहिए, हम लोग को मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, तभी तो एक्सीडेंट नहीं होगा ना। वरना क्या, मशीन को काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, पता चला कि वो घिस गया है, अचानक से एक दिन टूट जाएगा, हमको पता ही नहीं चला, टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। उस एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस मशीन को हम लोग प्रॉपरली मेंटेन, बीच बीच में हम लोग एक कैलिब्रेशन टाइम डाल के हम लोग कैलिब्रेट करते रहेंगे, सारे मशीन्स को भी और सारे इक्विपमेंट को भी। अगर टाइम ऑफ हो जाएगा तो छोड़ देने का, और मेरे को ये भेज देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट और भेज दिया है, हाँ ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर सजेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम थ्रू टाइम स्टडी फॉर द कंप्लीटिंग ए पार्टिकुलर पीस और वर्क। कोई भी काम करने के लिए कोई एक पार्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, जो कि हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटरमाइन करेंगे ना कि इस काम को करने का क्या तरीका है और इस बेस्ट तरीके में हम लोग का टाइम कितना लग रहा है, तभी तो हम आदमी को बता सके ना कि इस काम को करने में इतना टाइम लगता है। भाई आप पहले भी कर दिया तो भी हम लोग को शक होता है ना कि ये कैसे किया, है ना। इसका तो स्टैंडर्ड टाइम 4 घंटे का था, ये 3 घंटे में कैसे कर दिया। यस सर, है ना। जैसे हम लोग का फर्स्ट ईयर में जब थे हम लोग, तो फाइलिंग का 4 तरीका होता था, स्टेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, कर्व फाइलिंग और एक लास्ट वन फाइलिंग मेथड्स कौन कौन होता था, स्टेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, कर्व फाइलिंग और ड्रॉ फाइलिंग। ड्रॉ फाइलिंग में